नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग कल ही आएंगे नतीजे। चुनाव में एनडीए के पास साफ बहुमत, विपक्ष को क्रॉस वोटिंग का डर। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार को माना जाए बार-बार दस्तावेज। भारत ईयू की फ्री ट्रेड डील से ट्रंप का तिलमिलाना तय, पूरा रोड मैप तैयार। यूरोपीय अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आएगा भारत, तो टैरिफ पर अमेरिका में ही घिरते जा रहे डोनाल्ड ट्रंप। नेपाल में भारी बवाल, सोशल मीडिया बैन को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। संसद भवन तक घुसे प्रदर्शनकारी, तोड़फोड़, आगजनी और जमकर नारेबाजी। काठमांडू में कर्फ्यू। बेल्जियम से आ रहे मेहुल चौकसी के लिए मुंबई की अड़तर जेल में 12 नंबर बैरक तैयार। साथ ही विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की भी प्रक्रिया तेज। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति के लिए कल मतदान होगा और कल ही शाम तक नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। और इसी के साथ ही देश को 50 दिन के बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत है। एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 132 का समर्थन है। इस तरह 425 सांसदों का समर्थन तो साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाकी के अन्य दलों से जिस तरह से बातचीत की है, तो पूरी उम्मीद है कि कई पार्टियां एनडीए के उम्मीदवार को ही वोट करेगी। तो वहीं ओवैसी ने संविधान की रक्षा के आह्वान पर सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की भी पूरी उम्मीद है और विपक्ष क्रॉस वोटिंग से डरा भी हुआ है। सर, कल उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, फॉर्मेलिटी है। चुनाव तो फॉर्मेलिटी है और एक राहुल गांधी के जिद का नतीजा है, क्योंकि इस चुनाव में कुछ होना तो नहीं है, जो निर्धारित है वही होगा। एनडीए के पास बहुमत है, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनेंगे और अभी से ही इन लोगों का जो कुनबा है वो दरकने लगा। अभी इंडी अलायंस के अंदर इंडी अलायंस क्या चाह रहा था? विपक्ष एकजुट हो, यानी विपक्ष का मतलब जो एनडीए में शामिल नहीं है पार्टियां, वो सब इनके साथ खड़ी हो। लेकिन हो गया, बीजू जनता दल ने कह दिया कि हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनकी दूसरी नजर किस पर थी? बीआरएस के ऊपर। भारत राष्ट्र समिति केसीआर की पार्टी है, तेलंगाना की पार्टी है। इन लोगों ने भी यही बात सोचा कि चूंकि आंध्र प्रदेश से हैं सुदर्शन रेड्डी, तो आंध्र प्रदेश की पार्टियां, एक पार्टी तो वाईएसआरसीपी पहले ही एनडीए को समर्थन दे चुकी है और जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा भाई हम पहले समर्थन दे चुके हैं जब उनको उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया गया। उसके बाद आपने बाद में कैंडिडेट बनाया तो अब हम समर्थन बदल नहीं सकते। लेकिन बीआरएस के साथ मीटिंग हुई सुदर्शन रेड्डी की, केसीआर के साथ भी मीटिंग हुई, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम इस चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो जिस तरीके से स्टालिन की समस्या बढ़ी है कि तमिलनाडु के व्यक्ति हैं, अभी तक उसने ये नहीं कहा कि हम पूरे एकजुट होकर हमारे सारे सांसद, लोकसभा के और राज्यसभा के सारे सांसद सुदर्शन रेड्डी को वोट देंगे। अभी तक स्टालिन ने स्पष्ट तरीके से नहीं कहा, मतलब कंफ्यूजन उस पार्टी के अंदर भी है। और अभी तक शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी, ये दोनों ने भी स्पष्ट तरीके से नहीं कहा। अभी मीटिंग चल रही है दिल्ली में इन लोगों की भी। तो अभी राहुल गांधी की पार्टी जो खुद ही घिरी हुई है, राहुल गांधी की पार्टी के अंदर भी सारे नेता इनके समर्थन में नहीं है और उनके साथ अखिलेश यादव खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी खड़ी दिखाई पड़ रही है और इन लोगों के बीच ही है कि ये कितना 150-200 सांसद जोड़ पाते हैं। तो ये फॉर्मेलिटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा था, अमित शाह ने यह कहा था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर होना चाहिए, विपक्ष से मिल बैठकर बात करनी चाहिए। और राजनाथ सिंह को यह बताया गया था कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट घोषित करने के बाद
आप सारी पार्टियों से, यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे से ही बातचीत की गई थी कि सर्वसम्मति से आप मान लो कि यही उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो चुनाव की इतनी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन लोग जिद पर जो अड़े थे, वो जिद का समाधान हो चुका है। कल रिजल्ट जब आएगा तो वोट काउंट में पता चलेगा कि इन वर्चुअल मीटिंग का वोट भी वर्चुअल ही है। जी, अब बात एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई की। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बिहार एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं को शामिल करने के लिए पहचान के तौर पर आधार कार्ड को बार-बार दस्तावेज माना जाए। हालांकि बिहार एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि आधार से संबंधित स्पष्ट निर्देश अपने अधिकारियों को जारी करे। बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वो आज ही आधार कार्ड को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दे ताकि स्पष्ट संदेश दिया जा सके। बेंच ने यह भी कहा कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान का ही प्रमाण है। सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या क्या हुआ? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बहस हुई। जिस तरीके से कपिल सिब्बल मैदान में थे, गोपाल कृष्णन मैदान में थे और साथ ही वृंदा गोबर भी थी, और दूसरे तरफ से राकेश द्विवेदी अकेले मैदान में खड़े थे। इन लोगों ने बार बार ये रिपीट किया कि आधार कार्ड पर अब तक कंफ्यूजन क्यों है। जस्टिस सूर्यकांत भी और जस्टिस बागची भी इस बात के लिए कह रहे थे कि क्या आप कहना चाहते हैं। सिब्बल से बार बार पूछा गया कि आप कहना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं कि आधार कार्ड को अब घोषित कर दिया जाए कि यह सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हम नहीं मानते हैं कि आधार कार्ड प्रमाण पत्र है, लेकिन फिर भी जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स के अलावा 9 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो वैसे ही इसे भी डाला जाए। जब 9 और डाल सकते हैं तो एक और डाल दें। इस पर राकेश द्विवेदी ने भी अपने तर्क रखे और कहा कि हम आधार कार्ड को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें यह अधिकार होना चाहिए, चूंकि आधार कार्ड की प्रमाणिकता बड़ा सशंकित है। और इस दिन आज के जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय भी थे। इन्होंने भी अपनी दलील रखी और इन्होंने कहा कि आधार कार्ड की बात जो ये लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नकली आधार कार्ड उन लोगों के पास पकड़ा गया है जो कि घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या। जो घुसपैठियों के खिलाफ अभियान अभी चल रहा है, जितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं असम, बंगाल या फिर गुजरात में अभी कुछ समय पहले, चंडीगढ़ में, दिल्ली के अंदर, उसमें से सबके पास आधार कार्ड तो जरूर है। यानी 1000 रुपया खर्च करो, आधार कार्ड बनवा लो। तो ऐसे में आधार कार्ड को प्रमाण पत्र कैसे माना जा सकता है? और नागरिक अगर जो नहीं है वो वोट तो नहीं दे सकता। इसी बात के लिए जब जस्टिस सूर्यकांत ने सिब्बल से पूछा कि आप बताइए कि क्या फर्जी लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए? अगर आपको लगता है तो आप प्रमाण नहीं दे रहे, क्योंकि 65 लाख में से केवल 320 लोगों के बारे में आपने बताया जो राजद की तरफ से था कि 320-21 लोगों को जो बाहर निकाला गया है, वोटर रोल से बाहर किया गया है, वो एफिडेविट देकर कह रहा है कि मेरा गलत हुआ है। तो अगर 99.6%, जो राकेश द्विवेदी का तर्क था कि 99.6% अगर लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि ये जो 65 लाख लोग थे इसके पास आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं था? लेकिन मेन बात यही रही कि 11 डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर नहीं किया गया। 12वें डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आधार कार्ड को इंक्लूड करने के लिए कहा गया, लेकिन उसमें एक पेच सुप्रीम कोर्ट ने भी फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 12वें डॉक्यूमेंट तो होगा, लेकिन आधार कार्ड असली है या नकली है, इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है। ऐसे चुनाव आयोग ने बार बार कहा कि हम आधार कार्ड को एक्सक्लूड नहीं कर रहे, आधार कार्ड जो दे रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी सच्चाई की पहचान कर रहे हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इसे इंक्लूड कर लो 12वें दस्तावेज के तौर पर, लेकिन इसकी जांच परख करना आपका अधिकार है और उसी के अधिकार के तहत आप तय करोगे कि क्या आधार कार्ड के बाद कोई और डॉक्यूमेंट सपोर्ट में होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो फिर उसको वोटर रोल से बाहर किया जा सकता है। यानी अभी भी पूरा का पूरा एसआईआर का प्रोसेस का मामला
ये जो प्रोसीजर चल रहा है वो चुनाव आयोग के पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। अब बात ट्रंप टैरिफ बवाल की। अमेरिका में भारत के मसले को लेकर दो लॉबी बन चुकी है। ट्रंप समर्थक जहां इसे सही ठहरा रहे हैं, वहीं एक धड़ा अमेरिका की बड़ी गलती मान रहा है। कुछ लोग तो भारत के खिलाफ ट्रंप की नीति का सीधे सीधे विरोध कर रहे हैं, तो कुछ अलग अलग तरीकों से इसे गलत ठहरा रहे हैं। एलन मस्क भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने नवारो के मुद्दों को उठाते हुए जमकर ट्रंप को सुना डाला है। तो वहीं जेलेंस्की ने चौंकाने वाला बयान दिया है। जेलेंस्की ने भारत पर लगे टैरिफ को सही ठहराया है। इस बीच भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर प्रयास तेज किए जा रहे हैं और सभी लंबित मतभेदों को दूर करने के लिए अगले महीने 2 महत्वपूर्ण बैठकें निर्धारित भी की गई है। अधिकारियों के मुताबिक इस हफ्ते यूरोपीय अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली भी आने वाला है। सर, कैसे डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से बुरे घिर गए हैं? देखिए, ट्रंप को अब लगता है पीएम मोदी माफ करने वाले नहीं जी। जो स्थितियां बनी, एक तरह से ट्रंप ने बोला भारत अच्छे संबंध वाला देश है, उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी महान हैं, ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर और हमारे दोस्त भी हैं। लेकिन उसके बाद मोदी की जो प्रतिक्रिया आई, उसके बाद से भी जो अमेरिका और यूरोप के बीच खींचतान चल रहा है। मतलब हम ये तय कर रहे हैं, भारत ये तय कर रहा है कि क्या हमें इतना ज़्यादा डिपेंडेंट व्यापार के मामलों में, जो आज यहाँ विपक्ष की पार्टियां भी कह रही है कि अगर अमेरिका से संबंध खराब हुआ तो बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, हमारे खजाने खाली हो जाएंगे, तो क्या हमें डिपेंडेंट रहना चाहिए अमेरिका के ऊपर? इसीलिए ये तेजी लाई जा रही है कि यूरोप के 27 देश जो कि हमसे व्यापार करने के लिए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए बेताब हैं, क्या इसे एक्टिवेट किया जाना चाहिए? तो पिछले दिनों यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय कमीशन के प्रमुख से बातचीत हुई, कोस्टा से बातचीत हुई, और उसके बाद जब बातचीत के साथ आधार आगे के लिए बढ़ा तो एक पूरे 5 महीने का शेड्यूल तैयार किया गया है। अगले 5 महीने में 10 मीटिंग होनी है यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच। उसी कड़ी में ये पहला 14 सितंबर के आसपास, 10 से 14 सितंबर के बीच कभी भी यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन आएगा, जिसमें तकरीबन 30 मेंबर होंगे, और ये ट्रेड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यानी कि व्यापार में एग्रीकल्चर की बड़ी भूमिका है, तो वहां के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेवल के अधिकारी होते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट है तो वहां सारे मिनिस्टर भी होते हैं, वो यहां पर आएंगे और यहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी शिवराज सिंह चौहान से और दूसरे तरफ पीयूष गोयल से, इन दोनों के साथ बातचीत होगी। 30 सदस्यीय टीम आएगी। उसके बाद हर महीने 2 टीम आएगी, 2 टीम अलग अलग मुद्दे पर बात करेगी, और ये माना जा रहा है कि नवंबर से दिसंबर तक ईयू के साथ भारत का ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका होगा, फाइनल हो जाएगा, और अगले साल यानी जनवरी 2026 से ये लागू भी होगा, और इसका अनाउंसमेंट ईयू इंडिया समिट में हो सकता है, जैसे पूरी प्लानिंग चल रही है। मतलब अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से पूरा यूरोप छीन लिया। पहले ही एशिया के बड़े देश ट्रंप से अलग हो गए, चाहे इधर जापान को देखिए, रूस पहले से अलग था, चीन भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। भारत और चीन के बीच खड़ा होने की बात नहीं है, दोनों के बीच अच्छे व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, साउथ अमेरिका के बड़े देशों में से ब्राजील भी, अर्जेंटीना भी, ये सब भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो अब ट्रंप ऐसा दिख रहा है कि अपना खजाना भरने, यानी टैरिफ से अमेरिका के खजाने में फायदा है। इसलिए उसका वित्त मंत्री कह रहा है कि देखिए, हमें पैसे तो मिल जाएंगे, और वो पैसे मिलेंगे टैरिफ से, एक्स्ट्रा पैसे। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हमारे विरोध में तो 50% हमें लौटाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 50% तो फायदा होगा, 50% जो हमने ले लिया। तो ये टैरिफ के आधार पर अमेरिका के खजाना को भरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में अलग थलग पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। बिल्कुल। अब बात करते हैं नेपाल में मचे भयंकर बवाल की। नेपाल सरकार की तरफ से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर रोक लगाए जाने के बाद सड़कों पर आज जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हजारों की संख्या में जैन जेड लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए। काठमांडू, पोखरा, भरतपुर और जनकपुर सहित कई शहरों में भारी बवाल हुआ। गुस्साए युवा विरोध प्रदर्शन करते हुए नेपाल की संसद में घुस गए। संसद भवन
भवन के गेट में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। बवाल को देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछारें, रबर की गोलियां और हवाई फायर का इस्तेमाल भी किया। पुलिस की गोलीबारी में कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है, साथ ही कई घायल बताए जा रहे हैं। बवाल को देखते हुए काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सर, सोशल मीडिया पे बैन को लेकर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है, क्या ओली यू टर्न लेंगे? देखिए, ओली की गलती नहीं है। अगर इस मामले में देखा जाए, ओली के कारण भारत से नेपाल का संबंध कैसा रहा वो अलग मुद्दा है, या फिर प्रचंड के कारण कैसा रहा अलग मुद्दा है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच के संबंधों में थोड़े बिखराव हुए। चीन के साथ उसका संपर्क बढ़ा जब से कम्युनिस्ट सरकारें वहां बननी शुरू हुई। लेकिन अभी जो नेपाल का मामला है वो वहां के युवाओं के अंदर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के कमजोर होने का द्योतक दिख रहा है कि राष्ट्रवाद कितना कमजोर हो चुका है कि एक छोटे से मसले पर आप सरकार या फिर शासन या फिर देश के साथ खड़े नहीं हो, विदेशी कंपनियों के साथ खड़े हो। ये नियम कानून का मसला है। आप किसके हाथों की कठपुतली बने हो? ये मल्टीनेशनल कारपोरेशन के हाथों की, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाता है, वहां प्रोपेगेंडा पैदा करता है और किसी भी देश में 10-20 लाख युवाओं को ऐसे भ्रमित कर देगा कि वो सड़क पर सरकार के खिलाफ उतरने के लिए तैयार हो जाएगा। सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर में ये जो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक आदेश दिया कि जितनी भी सोशल मीडिया फर्म है, कंपनियां हैं, और वो भी कहां से, सुप्रीम कोर्ट नेपाल का जो है उसने फैसला दिया था कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और इसी के आधार पर कैबिनेट के मीटिंग हुई और इन लोगों ने फैसला किया कि जितनी भी सोशल मीडिया कंपनियां हैं, जो भी विदेशों से संचालित होती है, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो या फेसबुक हो, ऐसे जितनी भी प्लेटफॉर्म है, वो सब नेपाल में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वहां के कम्युनिकेशन और आईटी डिपार्टमेंट में, यानी मिनिस्ट्री में। भारत ने ये सर्कुलर जारी किया और सारी कंपनियों की औकात नहीं है कि कोई भी यहां रजिस्ट्रेशन कराने से रोक दे। नेपाल को समझ लिया छोटा सा देश है, छोड़ो, हम लोग तो बिलियनर कंपनियां हैं, अरबों का डॉलर का व्यवसाय करते हैं, और नेपाल जैसे छोटे देश में कितने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ने वाले लोग होंगे जिसके लिए सरकार के दबाव में आ जाए। तो इसलिए इन लोगों ने इग्नोर किया। कुछ कंपनियां, जैसे चीन की भी है टिकटॉक जो हमारे यहां प्रतिबंधित है, उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वेबर ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वहां के 3-4 और कंपनियां हैं उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। इन लोगों को जो सोशल मीडिया जायंट कहा जाता है, 7 दिन का वक्त दिया गया, ये प्रोसेस में भी नहीं है, जबकि कुछ कंपनियों ने कहा है हम प्रोसेस कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उन लोगों की दूसरी मांग थी कि ग्रीवांस सेल लाओ, ग्रीवांस सेल को हैंडल करने के लिए एक ऑफिसर नियुक्त करो, और यहां पर पॉइंट ऑफ पर्सन, जो कि अगर कोई शिकायत होती है तो यहां नेपाल के अंदर तुम्हारा एक ऑफिस होना चाहिए, और हम किससे शिकायत करें ये निर्धारित करने के लिए एक ऑफिसर यहां होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। क्या गलत थी सरकार की मांग? लेकिन इन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। तो कोई कंपनियां जो अमेरिका से संचालित हो रही है, यूरोप से संचालित हो रही है, नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उस पर बैन लगाए, और ये सारे लोग ऐसे पागल हो गए कि नहीं नहीं, संसद को ध्वस्त कर दो, सरकार गलत कर रही है, कुछ दिन इंतजार करो। ओली ने तो सीधे तौर पर कहा रजिस्ट्रेशन शुरू करो और उसके बाद हम बैन हटा देते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, ये उन कंपनियों की गलतियां हैं। अब ये लोग दबाव डाल रहे हैं कि कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ये तो नहीं चलेगा, ये प्रशासन शासन का मामला है। तो ऐसे मामलों में तो भारत सरकार को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि नेपाल की सरकार का साथ दें। ये कम्युनिस्ट और भ्रमित लोगों के कारण जो प्रोपेगेंडा पैदा करके रिजीम चेंज करने के लिए नेपाल जैसे देश में फिर से आंदोलन कर रहा है, हिंदुत्व के मामले में आंदोलन नहीं किया। जब ये बात चल रही थी कि हिंदू राष्ट्र है और इसको सेकुलर राष्ट्र घोषित कर दिया एक कम्युनिस्टों ने, तो उस समय आंदोलन नहीं किए। अब आंदोलन कर रहे हैं एक छोटे से मुद्दे पर। इसमें भारत सरकार को चाहिए कि नेपाल की सरकार के साथ खड़ी हो। ये मल्टीनेशनल कारपोरेशन
और ये सोशल मीडिया जाइंट्स के इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ एकजुट होकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े व्यवसायी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत से भागे आर्थिक अपराधियों और फरारों को वापस लाने की कोशिश तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी सीपीएस की टीम ने हाल ही में तिहाड़ जेल का दौरा किया। इस दौरे का मकसद ब्रिटेन की अदालतों को यह दिखाना था कि भारत में प्रत्यर्पित किए गए आरोपियों को तिहाड़ जेल में सुरक्षित और बेहतर माहौल मिलेगा या नहीं। सीपीएस टीम जेल की सुविधाओं से काफी हद तक संतुष्ट रही और अब प्रत्यर्पण की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही मेहुल चौकसी को जल्द भारत भी लाया जाएगा। भारत ने चौकसी की हिरासत की शर्तों पर बेल्जियम को औपचारिक आश्वासन दे दिया है। गृह मंत्रालय ने मेहुल चौकसी की हिरासत के लिए मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक संख्या 12 को चुन भी लिया है। प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, तैयारियां तो अंतिम रूप में है। वहां के अदालतें भारत प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार भी है, लेकिन यूरोप है तो यूरोप के देशों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण उन्हें लगता है कि हम इससे खराब व्यवस्था के बीच इन लोगों को नहीं भेज सकते, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड तो हैं लेकिन एक आर्थिक अपराधी हैं। आर्थिक अपराध के परिभाषा अलग अलग है, क्राइम के परिभाषाएं भी अलग अलग है। अगर कोई ड्रग्स लॉर्ड है, अगर कोई आतंकवादी है, तो उसके लिए पूरी दुनिया में लगभग एक ही तरह के कानून हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक ऑफेंडर होते हैं, आर्थिक अपराधी होते हैं, उसके नियम कानून अलग अलग देशों में अलग होते हैं। जैसे विजय माल्या का मामला है, यहां पर उसने सरेंडर कर दिया, उसके खिलाफ मामला है 900 करोड़ के लोन के फर्जरी का। लोन गलत तरीके से लिया या लोन रिपे नहीं कर पाया, इसके कारण दिक्कत है। बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का मामला अलग है। उसने पीएनबी में जैसे फ्रॉड किया था, उसमें सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि उसने गलत डॉक्यूमेंट्स दिए और उसके आधार पर रोल लेकर पैसा को डकार गया। तो ये सारे लोग जो हैं जब आएंगे तो इन लोगों को बताना पड़ेगा कि जो अभी विपक्ष में बैठे हैं और जिसने राहुल गांधी ने कहा सारे मोदी चोर हैं, तो ये नीरव मोदी बताएगा कि उन्हीं की सरकार थी, राहुल गांधी की ही पार्टी की सरकार थी। यूपीए के समय में ही पीएनबी का घोटाला हुआ था और उस समय कैसे फर्जी लोन लेने में कौन अधिकारी, कौन मंत्री, कौन विधायक, कौन सांसद और कौन पार्टी के फंड में पैसे देने वाले लोग, ये सब फंसे हुए हैं, वो सारी जानकारी मिलेगी। इसलिए मोदी सरकार कोशिश कर रही है और उन कोशिश में अब कामयाबी दिखाई पड़ रहा है। और अगर अभी ये जरूरत हो तो राहुल गांधी और विपक्ष में बैठे इन नेताओं को एक बार जाकर लंदन में जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, बेल्जियम में जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, उस प्रोसेस में शामिल करवा देना चाहिए कि सरकार क्या प्रयास कर रही है और वहां की सरकारें कैसे किसी भी तरीके से प्रत्यर्पण के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।